नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। हमने वैल्यूज फॉर इंडियन मैनेजर्स पढ़ लिया, ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज किया, जिनके लिंक में आपको आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैनेजर लेवल तक तो हमने वैल्यूज समझ ली। जैसे अगर पेड़ की जड़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो पेड़ मजबूत नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट वैल्यू बेस्ड नहीं होगी, बाकी सबका वैल्यू बेस्ड होने का कोई फायदा नहीं है। उनके वैल्यू बेस्ड होने से कुछ नहीं होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है क्या, राइट? वैल्यूज क्या हैं, ये तो हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर को कंप्लीट पढ़ने के लिए वैल्यूज क्या है इसका जरा थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, राइट? वैल्यूज शब्द फ्रेंच वर्ड वैल्यूर से बना है, ये जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु का मूल्य, उसकी योग्यता, उपयोगिता या फिर उसका महत्व, राइट? वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वह अधिक संपूर्ण के कंपैरेटिवली, मतलब वो कंप्लीटली पूर्ण है, कंप्लीट है, उसके कंपैरेटिवली पूर्ण भी है और संबंध बोधक भी है। मीन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड काउंट किया जाता है। और एक शब्द के बिना वह अधूरा है, वह यह है कि वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुलनात्मक भी है, कंपैरेटिवली भी है। क्योंकि हम वैल्यूज के बारे में यह भी पढ़कर आए हैं कि सभी पर्सन्स एक सी वैल्यूज को होल्ड नहीं करते हैं, राइट? वैल्यू एक संभावित यानी पर्सपेक्टिव विश्वास है जिसको मनुष्य प्रेफर करता है। देखिए, जो लोग होते हैं, हम ह्यूमंस जो हैं, वो हम वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, राइट? और जिसके आधार यानी बेसिस पर मनुष्य को यानी हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा क्या है और क्या बुरा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें जांचने परखने की क्षमता देती हैं वैल्यूज, ताकि हम सही चुनाव कर सकें। किसमें? ऑब्वियस सी बात है, सही और गलत में, राइट? इंसान का एटीट्यूड यानी उसका चीजों को देखने का नजरिया, जिन वैल्यू सिस्टम के आधार पर हम फैसले लेते हैं, वो उन पर आधारित होता है। किस पर? वैल्यू बेस्ड सिस्टम पर, राइट? हमारी जो वैल्यूज हैं हमारे विश्वासों को एक रूप देती हैं, एक फॉर्म देती हैं, जो हमारे बिहेवियर और हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं, शेप देती हैं। चलिए एक सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज हैं वो शेप देते हैं। किसको देती हैं? हमारे विश्वासों को, बिलीव्स को। और उससे क्या होता है? परसेप्शंस यानी हमारी समझ बूझ आती है, राइट? और उसके बाद जब हमारे पास समझ बूझ आ जाती है तो हमारा बनता है एटीट्यूड यानी चीजों को देखने का नजरिया। अगर आप एटीट्यूड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी है या फिर आपकी कोई भी स्टेट लैंग्वेज है, तो कई बार हिंदी में अगर आप मीनिंग देखें तो आपको नजर आता है एटीट्यूड का मतलब है नखरा। नहीं, उसे हम नखरा नहीं कहते हैं। कुछ पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, कम्युनिकेशन के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ मैं। एटीट्यूड जो है वो हमारा चीजों को देखने का नजरिया है कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, राइट? और चीजों को देखने के नजरिए के बाद बनता है हमारा व्यवहार और हमारी पर्सनैलिटी। बस यही है जो हमारा वैल्यू सिस्टम, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को पूरा शेप करता है। इसको अगर हम सिंपल एक नॉर्मल लाइफ की तरीके से देखने की कोशिश करें, तो जैसे आप घर पे अपने सिस्टम्स देखते हैं, आप घर पे अपनी फैमिलीज में, अपनी सोसाइटी में जो आसपास आपकी फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, उसमें आप वैल्यूज देखते हैं, तो वो वैल्यूज की धीरे धीरे उनको देख के आपकी शेप आने लगती है। और उन्हीं से क्या होता है? आपके बिलीव्स बनते हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप समझने लगते हैं तो आपका सिस्टम बन जाता है, आप चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास हर तरह के वैल्यूज, हर तरह के, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, यंगर वन है, एल्डर वन है, आपके अंकल हैं, आंट हैं, फैमिली में, सोसाइटी में और भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है कि नहीं, रिश्तेदार जिसे आप बोलते हैं, आपको उन सबका देखने के बाद नजरिया आ जाता है, जिससे आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी कंप्लीटली शेप में आ जाती है, राइट? वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं कि वैल्यू बेस्ड जो मैनेजमेंट है वो डिटेल में कैसे काम करती है। पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो है क्या आखिर। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, जजमेंट यानी जो डिसीजंस हम लेते हैं, हमारे निर्णय और कार्य, नहीं, वह कार्य जो जिनमें गाइडेंस भी शामिल होती है, जो व्यक्ति के विश्वासों यानी बिलीव्स या फिर ट्रांसमिशन, रिमूवल और कन्वेक्शंस भी कह सकते हैं, पर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं, राइट? ये सिस्टम एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं कि वह किसको उचित या फिर सही मानते हैं, राइट? हर ऑर्गेनाइजेशन या जो संगठन है उसकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने
विश्वास होते हैं, सबके होते हैं, राइट। बड़े लेवल तक उसको समझने के लिए या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यूज उस सोसाइटी की वैल्यूज को दर्शाती हैं जिस सोसाइटी में वह ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और वो काम कर रही है, राइट। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं आपकी लैंग्वेज वैसे ही बन जाती है, ठीक है कि नहीं। लैंग्वेज बन जाती है, आपका थॉट बन जाता है। वैसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे उनकी फैक्ट्री होती है, जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, जिस सोसाइटी में वो रह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका वैल्यू सिस्टम भी उनमें आ जाता है। जैसे एक मैनेजर की वैल्यू उसके काम में नजर आती है, जैसे वो एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है, वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है वो उसकी बिहेवियर में आपको नजर आ जाता है, राइट। एक मैनेजर का वैल्यू सिस्टम उसके सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम पिछले लेक्चर में भी पढ़कर आ चुके हैं, वैल्यूज फॉर इंडियन मैनेजर्स, राइट। एम्प्लॉय के व्यवहार की योजना, उसकी प्लानिंग, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कंट्रोल करना, यह सब मैनेजरियल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, राइट। सभी सोसाइटीज में वैल्यूज का सोर्स हमेशा जो थिंकर होते हैं या जो उनको सोच रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, राइट, उस पर डिपेंड करता है। देखिए एक सिंपल सी बात लेते हैं, एग्जाम्पल से कंपेयर करने की, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे आपके घर में बहुत सारे हाउस हेल्प होती हैं, चाहे वो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर है, कुक है और बहुत कुछ, ठीक है कि नहीं। इन सबको मैनेज करते हैं कौन करते हैं, वह लेडी जो आपकी ममा है, राइट, आपकी मदर। उनको देखें वो कैसे मैनेज करती हैं। उनके साथ प्यार से बात करना, जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करना, फेस्टिवल में उनको गिफ्ट देना, राइट। साथ ही साथ उनको सैलरी में बढ़ोतरी देना, इंक्रीमेंट, राइट। और सभी सही तरीके से काम करते हैं। यही मैनेजमेंट हमें समझने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। जिन वैल्यूज के बारे में एक सहमति मौजूद होती है, जिनको सभी मानते हैं, वो जो हैं इस तरह से हैं, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इंटेग्रिटी की सच्चाई, कंपैशन करुणा, दयापूर्ण व्यवहार जिसे आप बोलते हैं, टॉलरेंस सहनशीलता, और सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ भाव से काम करना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट कैन बी प्रमोटेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए अगर आप चाहते हैं कि लोग किसी चीज को फॉलो करें तो आपको उसे प्रमोट करना पड़ता है, खासकर अच्छी चीजों को। देखिए आप टीवी में देखते हैं बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, जबकि आपको पता है कुछ बेसिक चीजें जो ऐसी आती हैं जो पता है जिसके लिए बिना आपका गुजारा भी नहीं है, फिर भी वो प्रमोट करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट ये है, उसी तरह से, राइट। इसलिए वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट को भी हम कुछ फैक्टर्स की हेल्प से प्रमोट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टली स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, लेकिन स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज पर फोर्स नहीं कर सकते। देखिए आप धक्का करेंगे तो जैसे आप एक बैग लेते हैं, आप पैकिंग करके बाहर जा रहे हैं, अब आपने बैग आपका है कि एक है एम है कि एक ही बैग लेकर जाना है, लेकिन कपड़े भी बहुत सारे लेकर जाने हैं, सामान भी लेकर जाना है, तो हम क्या करते हैं फोर्सफुली उसमें, इसे सिंपल हिंदी में कहे तो ठूसते हैं। फिर अगर नहीं बंद हो रहा है तो उसके ऊपर बैठ के बैग को बंद करते हैं, राइट। इस तरह से आप ये वैल्यू बेस्ड जो सिस्टम है, वैल्यूज आप लोगों पर फोर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ही फॉलो करवा सकते हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। वो भी आपके सामने आ रहे हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए यह फैक्टर एनवायरमेंट पर बेस्ड है, चाहे वो नेचुरल एनवायरमेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो, दोस्त हो, आपका ऑफिशियल सर्कल हो, और फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्कल ही क्यों ना हो। यानी इस सब का माहौल आपके वैल्यू सिस्टम को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, राइट। क्योंकि जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, जिस माहौल में आप बिलोंग करते हैं, आपकी वैल्यूज पर उसका भी असर पड़ता है, जैसे अभी हम पढ़ भी रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर्स, बड़ों का आप पर असर। इन बड़ों में आपके पेरेंट्स, वो बड़े चाहे उनसे आपका कोई रिश्ता है या नहीं है, आपके टीचर्स हैं, धर्म के प्रचारक हैं, राइट, कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म से भी में मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, कोई भी धर्म, सरदार हैं, सिख हैं, कोई भी धर्म, राइट। उनको जो प्रीच करते हैं, जो मैसेज देते हैं, और बहुत बड़े लोग जो वैल्यू सिस्टम को बनाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट फैक्टर है मीडिया। यह एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा आप पर इम्पैक्ट डालता है। इनमें से कुछ मीडियम्स तो ऐसे हैं जो बिना बोले भी आप पर बहुत कुछ प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कई बार शब्द को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है आपको शब्द बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। आपके बॉडी लैंग्वेज भी असर करती है, लेकिन जहां पर हम बात करते हैं मीडिया की, जो इसमें न्यूज होती है, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, देखिए डायरेक्टली तो आप कुछ भी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा
कियोस्क क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। इसीलिए इस तरह से वर्ड्स जो हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आपको बात क्लियर भी हो जाए और पैनिक भी क्रिएट ना हो, राइट। ये जो सारी चीजें हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन और बहुत कुछ, फिल्म्स और रेडियो भी जो है वो बहुत ज्यादा हमारे वैल्यू सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और इनके थ्रू आप प्रमोट भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट है जेनेटिक सोर्स, राइट। हमारे मूल्यों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जेनेटिकली भी निर्धारित होता है, यानी वैल्यूज हमारे जीन्स में होती हैं, राइट। अभी जैसे हमने बात की फैमिलीज, रिलेशंस एंड ऑल दैट। दूसरे शब्दों में जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, इनका असर भी हमारे पर होता है। इसीलिए हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ हद तक हमारी वैल्यूज को निर्धारित करती है, राइट। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, यानी इसकी हमें जरूरत ही क्यों है। देखिए बात तो अब बात करते हैं कि इसकी देखिए अभी जरूरत ही क्यों है, ठीक है कि नहीं। किसकी? ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, उसकी प्रगति को सही ठहराने के लिए इंसान की हार्मोनियस लाइफ और खुशी जो होती है वो एक उसका मेन एम होता है, उद्देश्य होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि वह ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सक्सेस लेवल पर है या नहीं, तब आप वहां के एम्प्लॉइज को देखें, क्या वो खुश हैं और उनकी लाइफ हार्मोनियस है या नहीं। अगर वहां का एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या फिर बहुत खुश है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस रेट है सच में ही अच्छा है और वह अपनी मौजूदगी भी दर्शाएगी, राइट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उसकी प्रेजेंस नजर आ ही जाएगी। अगर हमने मटीरियलिस्टिक सफलता प्राप्त कर ली, कोई ऐसी वैसी सफलता नहीं, ऐसी सफलता जिसका कोई मैच ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ना कोई सुख नहीं है, तो फिर वो सक्सेस हमारे पास किसी काम की नहीं, जब हमारे पास कोई सुख ही नहीं है, राइट। सुविधा नहीं, सुख। चलिए इसको दो एग्जाम्पल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू बेस इतना जरूरी क्यों है और इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, राइट। देखते हैं, चलिए दो चीजों से हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का शोषण। कहते हैं कि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ऐसा ही प्रकृति यानी नेचर के साथ हुआ है। सर्विस और टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त किया है जिसका कोई मैच नहीं, लेकिन यहाँ प्रकृति का अंधाधुंध और निर्मम यानी बिना सोचे समझे उसका शोषण हुआ है, राइट। यह भी गलत मान लिया गया है कि हम मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है किस पर? प्रकृति पर, जो हमें अपार रिसोर्सेज दे रही है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे रही है उन पर, कि हम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा से उन रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उसकी कोई लिमिट हो या ना हो, राइट। हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो हम इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथ डीपली जुड़े हुए हैं और अपने आप पर निर्भर हैं, राइट। इसीलिए सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रकृति को ऐसे एक्सप्लॉइट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, वो भी सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, राइट। यदि एक व्यक्ति द्वारा किए दूसरे व्यक्ति का शोषण अनएथिकल माना गया है, इसी तरह प्रकृति का शोषण केवल लालच के लिए नहीं बल्कि प्रकृति को हमें अपनी जरूरत के अनुसार यूज करने को ही हम एथिकल कह सकते हैं, राइट। मींस जितनी जरूरत है आप उतने रिसोर्सेज करें, यूज करें, ठीक है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने यूज किए हैं तो थोड़ा बहुत उसको रिटर्न में वापस भी दे, यानी कि हमें रिसोर्सेज उतने ही यूज करने हैं जितनी हमें जरूरत है। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट ही इस एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नेचर को ही यूज करके प्रोडक्शन करती है, तो उनको ही इस सब का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, राइट। नेक्स्ट है मैन मशीन इक्वेशन, सेकंड पॉइंट, हमारा सेकंड फैक्टर, यानी कि इंसान और मशीन के बीच की केमिस्ट्री, उनका रिलेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में मनुष्य को मशीन जो है उसके पार्ट की तरह माना जाता था, जिसे खरीदने और बेचने तथा यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जब यूज हो जाता था तो उसको छोड़ देने वाली वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता था, और वह पार्ट बहुत बढ़िया मटेरियल का भी नहीं माना जाता था। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इंसान की वैल्यू मशीन के एक छोटे से पार्ट से भी कम थी, राइट। बिहेवियरल साइंटिस्ट ने मनुष्य को मनुष्य की तरह और मानवीय संबंधों को विश्व के रूप में माना है, यानी वो एक इंसान को इंसान की तरह मानता है, और जो हमारा एक इंसान से दूसरे इंसान से रिश्ता है वो एक पूरे वर्ल्ड के रूप में काउंट किया है। साथ ही साथ उन्होंने मानव कल्याण और संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया है। यह तो हम सबने वैसे ही सुना है कि हमारे रिश्ते ही हमारी दुनिया है और इस दुनिया का भला भी हम ही को करना है और सेटिस्फाई भी, राइट।
मनुष्य को दिव्य रूप में पहचाना जाता है क्योंकि अब उसकी यानी मानव रूप में उसकी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, क्योंकि उस पे कंट्रोल हो गया है और उसे अपने कामों में एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता प्राप्त करने की बहुत सारी कैपेबिलिटी आ गई है, क्षमता आ गई है, राइट। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट मानव होने के डिवाइन मॉडल को आसानी से पहचान लेगा और जो इंसान की मशीन के साथ जो पहले की केमिस्ट्री थी उसे भी बदल दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, वक्त के साथ सब कुछ बदला, स्पेशली वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की वजह से। मशीन को हम इंसानों का गुलाम माना जाएगा। पहले हम मशीनों के गुलाम थे, अब मशीन को हमारा गुलाम माना जाएगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरा सोच के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेलेवेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट इन ग्लोबल चेंज। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बदलते माहौल में क्या यह वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो योग्य है भी या नहीं। अब हम समझते हैं उसकी योग्यता यानी रेलेवेंस। देखें, बदलाव भी जरूरी है, चाहे हम पसंद करें या ना करें, क्योंकि बदलाव जो परिवर्तन है और जो चेंजेस हैं वो तो होते ही होते हैं, राइट। आज के इस तेजी से भागते हुए युग में ग्लोबल लेवल पर बहुत कुछ तेजी से बदल भी रहा है। वैल्यूज अपना रूप बदल रही हैं, सिंपल वर्ड्स में कहें तो वह बिगड़ रही हैं। यह डर की बात है, क्यों? क्योंकि अगर वैल्यूज में बदलाव आने लग गया तो समाज में जो स्टेबिलिटी है उसको खतरा बढ़ जाएगा। यह भी एक चिंता का विषय है, राइट। अभी के कुछ सालों के हालातों से यह क्लियर हो गया है कि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ही यह मुख्य कार्य कर सकती है और यह समय की भी जरूरत है, राइट। वैल्यूज हमें अच्छे बुरे के फर्क के साथ साथ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के बीच का फर्क भी समझाती है। यानी लॉन्ग टर्म में हमने क्या बिहेवियर रखना है, शॉर्ट टर्म में हमारी क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ना वैल्यूज तो चलो एक सी होती हैं, पर फिर भी वो भी हमें वक्त के साथ देख के उन वैल्यूज को अपने हाथ में लाना होता है, राइट। लीडरशिप यानी नेतृत्व, बातचीत, सलाह मशवरा, संचार यानी कम्युनिकेशन, लोगों से कांटेक्ट और टीम निर्माण जैसी जो स्किल्स होती हैं तब तक अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगी जब तक वैल्यूज से भरे हुए प्योर माइंड से होकर हम आगे नहीं आएंगे, तब तक। यानी अगर हर स्किल्स अपने हायर लेवल तक पहुंचना चाहती है तो उसको वैल्यूज से होकर ही गुजरना पड़ेगा। बिना वैल्यूज से गुजरे जो स्किल्स हैं वो आप उनको हायर लेवल तक नहीं ले जा सकते हैं, राइट। मैनेजमेंट बाय वैल्यूज हाइलाइट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। यदि मैनेजमेंट वैल्यूज पर आधारित होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे जो सामने हैं वो उजागर होकर सामने आते हैं, हमारे सामने नजर आते हैं। उजागर होना मीन्स अब ऐसी बात है, हमारे सामने हाईलाइट जिसे आप बोलते हैं हमारे सामने आते हैं। मैनेजरियल लेवल पर जब आपको डिसीजन लेने होते हैं तो एनालिटिकल और हॉलिस्टिक फैसिलिटीज यानी कि जिस सिचुएशन के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं उसको पूरी तरह से जानना और उसको विश्लेषण करने की बहुत बड़ी जरूरत होती है, राइट। सहयोग और टीम वर्क का समाधान इसमें है वो यह है कि इस रियलिटी को आगे बढ़ते हुए मिलाने में है, राइट। क्योंकि सभी में एक आत्मा निवास करती है, यानी रियलिटी में यह सब एक ही है। मनुष्य की रचनात्मक एनर्जीज सुप्रीम यानी सबसे उच्च क्रिएटिव बुद्धि से ही होकर आती हैं, राइट। अगर सच में वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट के अनुसार चलना है तो मनुष्य को मैं आई ईगो से बाहर निकलना होगा और फिजिकल यानी भौतिक, सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक डायमेंशंस से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल डायमेंशन को अपनाना होगा। यानी कि अभी हमने बात की ईगो को छोड़ना होगा और लाइफ के जो सही डायमेंशंस हैं उनको अपनाना होगा। मैनेजरियल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है डी इगोनाइजेशन। जैसे अभी हमने बात की, ईगो को छोड़ना होगा। अगर इफेक्टिव लीडरशिप में महारत हासिल करना चाहते हैं तो तीन मुख्य बेसिक इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा, जानना होगा, जो प्रत्येक मनुष्य में सत्व यानी पवित्रता, स्ट्रॉन्ग लिविंग को नफरत और स्वार्थ की शर्तों से भर देते हैं, राइट। मीन्स हमें अज्ञानी और आलसी बना देते हैं। देखें, बात ये नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, सीधी सी बात है, एक वैल्यूज को फॉलो करना है। अगर आप वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहां पर अब वैल्यूज का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है, राइट। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी और कमिटमेंट जैसी जो वैल्यूज को पुराने जमाने की यानी ओल्ड फैशन मानते हैं, क्योंकि वे बदलते समय के साथ ग्लोबली
पूरी दुनिया में इन सब में बदलाव लाना चाहते हैं, यानी कि वह चीजों को देखने के नजरिए में, सोच में और धारणाओं में बदलाव चाहते हैं, जो लोग इनको ओल्ड फैशन बोलते हैं, राइट। हाँ, ये वैल्यूज पुराने तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फेमस नहीं है, प्रचलित नहीं है, बल्कि ग्लोबली पॉजिटिव चेंज के लिए इस तरह की वैल्यूज की अभी भी जरूरत है, राइट। क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। ग्लोबली इनमें बदलाव समय की जरूरत हो सकती है, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, राइट। और लेकिन ये वैल्यू इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भी हैं। यदि हम ग्लोबल सोसाइटी को पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव वे में प्रभावित करना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करने की जरूरत है, यानी उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। ग्लोबल चेंज के इस युग में जीवित रहने के लिए हमें डिपेंडेबिलिटी यानी आपसी निर्भरता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी, हार्मनी, सामंजस्य, पीस, केयरिंग, देखभाल, सिंसियरिटी, सच्चाई, इंटेग्रिटी, प्योरिटी, लॉयल्टी, वफादारी, इन जैसी वैल्यूज की जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई हैं। सीधे साधे शब्दों में कहे, वैल्यूज को किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको सर्वाइवल की जरूरत है, आप सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आप वैल्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इतना कुछ समझ लिया तो उनकी इंपॉर्टेंस भी जान लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें, यह सभी देशों की इकोनॉमी को बेहतर करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस तरह की मैनेजमेंट हम मनुष्यों के कल्याण, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन में गुणवत्ता, ठीक है कि नहीं, और क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कार्य की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। बिना किसी लालच के जब हम काम करते हैं तो वह हमारे मन को, बुद्धि को शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। पर आपका माइंड प्योर होता है तो आप अपने काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट यानी फोकस कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। नहीं, मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं, ठीक है कि नहीं, ताकि हम परफेक्शन की तरफ बढ़े, जो है प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चेतना, राइट। और इस शुद्ध चेतन तक हम तब पहुंच सकते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देते हैं। मीन्स हम, ये नहीं है कि मैंने अभी पहले बात की, मेडिटेशन मीन्स आप उसकी रजा से चलें, राइट, ठीक है। मतलब चीटिंग ना करें, धोखेबाजी, बैड वैल्यूज ना रखें, ठीक है। वैल्यू बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना सिखाती है, राइट, जो मदर नेचर ने हमें, मदर अर्थ ने हमें दिया है। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच में वर्क कल्चर, आत्म अनुशासित और स्व चेतना को भी बढ़ावा देती है। साथ ही साथ वह ऑर्गेनाइजेशन में खुशी लाने में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज की लाइफ में हार्मनी यानी सामंजस्य भी आ जाता है। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट इसके लोगों यानी एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है, साथ ही साथ इनको तनाव और अनडिजायरेबल तनाव, एक तो होता है तनाव, एक आ जाता है अपने आप, एक जिस सिचुएशन में आप जाना ही नहीं चाहते हैं, अशांति, अकेलापन और ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्य पूर्ण करने के लिए जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनको उससे बचाया जा सकता है। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट से ही यह सब करने की हमें आसानी मिल जाती है, राइट, आसानी से इसको कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट संघर्षों और विवादों को कम करने में मदद करता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म भी कर सकते हैं कोशिश करें तो। अगर मैनेजमेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हो रहा है तो लोगों में संतोष की भावना आने से खुशी भी आती है, झगड़े कम हो जाते हैं। अगर ऐसा सब होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और उसकी साख बढ़ती है, राइट, रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट यानी स्ट्रक्चर, उसका बनावट। इसमें सबसे पहला लेवल है, आप इसको स्टेप बोले, वो है परफॉर्मर यानी कलाकार, जो परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करना है इस लेवल पर, हमें यह क्लियर होता है बेस्ड ऑन वैल्यूज। अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहें और सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली चले, राइट। दूसरों से निष्पक्ष रहे और फेयर डीलिंग रखें, न्याय संगति के साथ बिहेव करें। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेहतर बनाने के लिए निष्पक्ष रहें और सही तरीका यानी विधि पूर्वक चले, राइट। नेक्स्ट है, दूसरा फैक्टर है, दूसरा स्टेप है हेल्पर यानी सहायक, जो सहायता करता है। हाँ, सही भी है, एक टीम प्लेयर की तरह काम करें, साथ ही साथ दूसरों को भी सपोर्ट करें, उन्हें ग्रुप में वेलकम करें और कंफर्टेबल फील करवाएं, यानी उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है। क्लाइंट्स और कस्टमर की सेवा में हमेशा हाजिर रहे, राइट। इस स्टाइल में तीसरा स्टेप है प्रोड्यूसर यानी निर्माता, जो निर्माण करता है। रिसोर्सेज और लोगों के बोल्ड, व्यवहारिक यानी उनको प्रैक्टिकल रहें, जिम्मेदारियों को सौंपें, यानी सारी जिम्मेदारियां अपने पर नहीं रखें,
दूसरों में डिवाइड करें। कैसे? छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, छोटी छोटी मैनेजेबल टीम्स बनाएं, उनमें डिवाइड करें, राइट। इस स्टाइल में हमारा चौथा लेवल है एनिमेटर, यानी जो उनमें जान डालता है, लाइफ देने वाला। हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे और फ्लेक्सिबल रहे, जैसे भी मैंने बात की। मीन्स हमेशा नई और बदलती वर्क सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लें। दूसरों को आगे बढ़ने की आजादी दें और को वर्कर्स के बीच पॉजिटिव आत्मबल बनाने की कोशिश करें। पॉजिटिव मोरल उनका बूस्ट करते रहे, राइट। नेक्स्ट और लास्ट लेवल है एक्सप्रेशनिस्ट, यानी भावनाएं। उनकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बिल्कुल क्लियर होना, मीन्स उनको समझना, ताकि सहकर्मियों से साथ आज लगातार काम की भागदौड़ में आप लगे रहें, वो भी लगे रहें। सभी कर्मचारियों को यह फीलिंग होनी चाहिए कि वे सभी भी वैल्यूएबल है, क्योंकि आप इस भागदौड़ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। यू आर बिकमिंग और वर्किंग लाइक अ मशीन, राइट। सभी को एक यूनिक व्यक्ति की तरह समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, मीन्स हर इंडिविजुअल स्पेशल है। हमेशा सच्चे और विश्वसनीय बने रहें। बी ऑथेंटिक एंड ट्रू, राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। इस वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं, राइट। वैल्यू निर्माण को लगातार बढ़ा सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हैं, राइट। जो यह ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल पर और पूंजी बाजार, यानी जो हमारे पास जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, उनको रेगुलराइज करती हैं, उन हेल्प करती हैं उनको निपटने के लिए, राइट। शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के हितों के साथ साथ टॉप लेवल्स के मैनेजर्स के हितों को एक दूसरे के साथ अलाइन करती हैं, राइट। निवेशकों, एनालिस्ट यानी विश्लेषकों का स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन जारी रखने में फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स के बारे में इंटरनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती हैं। स्टॉक के सही मूल्यांकन में हेल्प करती हैं, ताकि उनकी स्टॉक की कोई वैल्यूज को कम ना कर दे। यह मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज को क्लियरली सेट करती हैं, डिसीजन लेने में और उसको सुधार लाने में हेल्प करती हैं। ये हर टर्म के ट्रेड्स को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, राइट। वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में सुधार लाते हैं। एलोकेट करते हैं जब आप, मतलब इस डिपार्टमेंट ने ये रिसोर्सेज यूज करके बनाना है, जो भी आप रिसोर्सेज आप यूज करते हैं, या प्लानिंग और बजटिंग के प्रॉपर फ्लो में रखता है। यह मुआवजे के लिए प्रभावी लक्ष्य को निर्धारित रखता है, कॉम्पनसेशन होता है, राइट। स्टॉक्स के लिए सुविधा प्रदान करता है, चाहे वो मर्जर के लिए हो या फिर अपने कंट्रोल में लेने के लिए हो, राइट। टेक ओवर से बचाता है आपको, और यह अधिक जटिलता और अनिश्चितता या जोखिम यानी खतरे को बेहतर ढंग से मैनेज करने में भी मदद करता है, राइट। देखिए बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने आपके सामने रखे हैं। इससे क्या होगा, समझने में और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एग्जाम लिखने में भी ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी, राइट। नेक्स्ट है लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए क्वाइन की दोनों साइड्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया, तो चलिए कुछ नेगेटिव भी जान लेते हैं, ताकि नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर सके और पॉजिटिव को नेगेटिव होने से बचा सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट एक व्यापक और होलिस्टिक मैनेजमेंट है, जिसे अक्सर कल्चर चेंज की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। इस वजह से बड़े लेवल पर वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को सफल होने में काफी समय, रिसोर्सेज और धैर्य यानी पेशेंस लगती है, राइट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की तुलना में वैल्यू क्रिएटिव सिंपल लगते हैं, वैल्यू की जो क्रिएशन करती हैं सिंपल लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रियलिटी में कम या ज्यादा, लेकिन सब एक जैसा ही होता है, आप उसको कम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, राइट। वैल्यूज को मेजर करना कोई आसान नहीं है, उसके लिए कुछ टूल्स भी हैं जिनकी अपनी कॉस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, टूल्स तो कॉस्टली होते ही हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि बेटर ये है गहराई में जाएं और मैट्रिक्स का यूज करें। गलत चीजों से बचने के लिए अधिक सावधानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से वैल्यूज का विनाश तय होता है। देखिए वैल्यूज तो नाश कहीं ना कहीं नष्ट होती ही रहती हैं। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट को मजबूत और स्पष्ट सीईओ के साथ साथ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। डिटेल ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सपोर्ट सही है और जरूरी भी है, लेकिन वह काफी महंगा होता है, राइट। सही वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट या वैल्यूएशन की बात करें तो उनके मॉडल्स की बात करें जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे चुनते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज में
कमियां तो रह ही जाएंगी, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट एंड नो वन इज परफेक्ट, राइट। हाँ, हम परफेक्शन के लिए कोशिश जरूर करेंगे और करते रहेंगे, राइट। आई थिंक आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई होप आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड बाय बाय।